प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र। अस्य श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत्कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः मम सकल विद्यासिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। श्रीस्कंद उवाच योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वजः तारकारी रुमापुत्रः क्रौचारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। श्री कार्तिकेयार्पणमस्तु। हरि ओम। सभी को हरिओम। आज का सत्र जो है वो कृष्णमूर्ति पद्धति का 1 से लेके 249 का जो चार्ट है उसके विषय में हम जानकारी लेने वाले हैं। आशा करता हूँ सभी ने वह 12 पन्नों का प्रिंट आउट लिया होगा जो 15 दिन पहले समूह पर डाला था पीडीएफ उसका। वह अगर सामने है तो यह समझना आसान होगा। तो ये जो 1 से लेके 249 की जो तालिका है, जो चार्ट है, अर्थात वह उपनक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामियों की तालिका है, टेबल है। जो भी पारंपरिक ज्योतिषी है उसमें भी राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 भाग किए होते हैं और ये उसे चरण कहा जाता है। जो भी हमारे पंचांग में अवखड़ा चक्र है, उस अवखड़ा चक्र में हर नक्षत्र के 4 भाग किए हैं, समान भाग है और उसे चरण कहा है। अब तक जो सीखे हैं उसका थोड़ा सा अभ्यास मैं पूछना चाहूंगा। एक राशि कितने अंश की होती है? 30 अंश की एक राशि होती है। और एक नक्षत्र किसमें कितने अंश और कला का होता है? एक नक्षत्र 13 कला, 13 अंश 20 कले का एक नक्षत्र होता है। अब हम पारंपरिक पद्धति से ही देखते हैं कि एक नक्षत्र के 4 भाग किए हैं, तो 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र है तो उसके सम 4 भाग करते हैं, तो एक चरण कितने अंश और कला का होगा? ये सब सिखाया है। 13 अंश 20 कला का। 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र है। हाँ। एक चरण कितने अंश का? 3.20 अंश। 3 अंश 20 कला का एक चरण होता है। हाँ, तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र है, अर्थात एक राशि में 9 चरण होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण, ऐसे कुल मिलाकर एक राशि में 9 चरण होते हैं। 3 अंश 20 कला को 9 से गुणाकार करते हैं तो 30 अंश मिलता है, अर्थात एक राशि हो गई। अब हम कृष्णमूर्ति पद्धति में देखते हैं। आवश्यकता ना होने पर म्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कई आवाजें आती है। हाँ, आवश्यकता है तब आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में भी नक्षत्र के भाग किए हैं, परंतु उसकी पद्धति पूर्णतः भिन्न है। पारंपरिक प्रणाली में प्रत्येक नक्षत्र के 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में प्रत्येक नक्षत्र को 9 भाग किए जाते हैं, परंतु यह सभी समभाग नहीं होते हैं। हर भाग की जो अंश और कला की जो संख्या है वो भिन्न है। वो कैसे निश्चित की गई है? तो अगर आपको याद हो तो विषोत्तरी महादशा हमने सीखा था। विषोत्तरी अर्थात 120 वर्ष की पूरी महादशा की साइकिल, जिसमें हर ग्रह को अलग अलग वर्ष दिए हैं उनकी महादशा के लिए। अगर याद नहीं होगा तो आप अपने काल निर्णय पंचांग में महादशा का कोष्टक दिया है, उसमें आप देख सकते हैं कि हर ग्रह को कितने वर्ष की महादशा दी है।
उसी अनुपात में यहाँ पर नक्षत्र के भी 9 भाग किए हैं, 9 ग्रह उसके स्वामी है, जिसे उप नक्षत्र स्वामी कहा जाता है, और उस भाग की लंबाई भी उनके महादशा के वर्षों के अनुपात में है। अब ये थोड़ा-सा गणित है, लेकिन हमें केवल जानकारी के लिए गणित करने की आवश्यकता नहीं है, जानकारी होनी चाहिए कि ये 9 भाग कैसे किए हैं। सबसे पहले कृष्णमूर्ति जी ने इस विधि का प्रयोग किया है, इसलिए इस विधि के जनक माने जाते हैं कृष्णमूर्ति। उप नक्षत्र स्वामियों के विस्तार को बनाने की विधि बहुत सरल है। हम एक छोटा-सा उदाहरण देखते हैं, तो जिससे आपको बाकी भी ग्रहों की जो भी विस्तार है वो ध्यान में आ जाएगा। महादशा स्वामी जो भी होते हैं, उसमें हम उदाहरण के लिए लेते हैं राहु। राहु के 120 वर्ष की कुल महादशा में कितने वर्ष का राहु है, कोई बता सकता है? अगर 18 पंचांग सामने 18 वर्ष, यानी 120 वर्ष की अनुपात में 18 वर्ष, यानी कितना परसेंट हुआ हम देख सकते हैं। वैसे ही एक नक्षत्र जो है वो 13 अंश 20 कला है, तो उसके अगर हमें 13 अंश 20 कला को पूरी तरह से कला में कन्वर्ट करना है, तो कितनी कला होंगी? तो 13 गुणा 60 अधिक 20 कितने हो गए? 13 गुणा 60 क्यों? क्योंकि 13 अंश है जो 60 कला का एक अंश होता है। तो हमें अगर कला निकालनी है, उदाहरण के लिए हमें अगर घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है, 800 बदलना, घंटे को मिनट में 800 बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा? 2 घंटे हैं तो गुणा 60 करेंगे तो 120 मिनट मिलते हैं। वैसे ही 13 अंश 20 कला यानी 13 घंटे 20 मिनट, ऐसा अगर हम मान के चलते हैं तो कुल मिनट कितने हो गए? तो 800 कला होते हैं एक नक्षत्र में। तो हमें राहु का उप नक्षत्र स्वामी कितने अंतराल में विस्तार में है, यह कैसे देख सकते हैं? तो 800 को 120 से भागना और 18 से गुणा करना, कितना आएगा? 120 120 कला, क्योंकि हमने 800 कला को विभाजित किया है, तो जवाब भी हमें कला में मिलेगा। 120 कला अर्थात कितने अंश हो गए? 60 कला का 60 कला का एक अंश है, तो 120 कला के कितने अंश? 2 अंश। अर्थात राहु को उप नक्षत्र के स्वामी के हैसियत में उसका जो विस्तार है वो 2 अंश का है। यह गणित ध्यान में नहीं आया तो भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें करना नहीं है, ये रेडीमेड चार्ट हमारे पास है। परंतु उसमें चार्ट में जो भी विस्तार दिया है, तो वो कैसे आया यह पता होना चाहिए, इसलिए हमने ये छोटा-सा उदाहरण लिया है। तो ये जैसे हमने राहु का देखा, वैसे हमें 9 ग्रह जो है वो हर एक का उसका विस्तार कितना होगा एक नक्षत्र के अंदर, यह हमें पता होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ, आप कृपया अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि हर ग्रह को नक्षत्र में उसका विस्तार कितना होगा। यह हमें पता होगा तो आगे चलकर उपनक्षत्र और उप नक्षत्र स्वामी ढूंढना बहुत ही आसान होगा। तो ये प्रत्येक ग्रह का विभाजन यहाँ पर दिया है। यह विभाजन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि महादशा में जितने वर्षों की महादशा जिस-जिस ग्रह की है, उसी अनुपात में एक नक्षत्र में उनका विस्तार कितना होगा, यह यहाँ पर बताया है। तो हमने सारे नक्षत्रों के स्वामी वो कंठस्थ करने के लिए कहे थे, उसका क्रम दिया था। आप में से किसी को याद है वो क्रम? अगर याद है तो तुरंत बता दीजिए। वो मैंने कहा था रात को नींद में भी कोई पूछे तो पता होना चाहिए। नक्षत्र के स्वामी का क्रम। किसी को याद नहीं? सॉरी क्या पूछा? 27 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों के स्वामी का क्रम। देख के बता सकते हैं। केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। हाँ, केशुर चंद्र कुशबु। केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। आपके नोटबुक में एक के नीचे एक इन ग्रहों को लिखिए इसी क्रम में। केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। यह क्रम हमें
कंठस्थ होना चाहिए। अभी तक नहीं हुआ है तो अगले सत्र के पहले का ये गृहपाठ मान लो और इस क्रम को कंठस्थ करो, याद कर लो। केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। अब हर ग्रह का विस्तार कितना है यह मैं यहाँ पर बता देता हूँ। केतु के लिए 0 46 कला 46 00 अंश 46 कला और 40वीं कला 40वीं कला। केतु 0 46 कला और 40वीं कला। शुक्र है उसके बाद, शुक्र का जो विस्तार है वो 2 कला 20वीं कला 2 13 20 2 कला 20वीं कला। उसके पश्चात है रवि 0 40 कला 0वीं कला 0 40 कला 0वीं कला। उसके पश्चात है चंद्र 1 उसके पश्चात है चंद्र 1 6 कला 40वीं कला 1 6 कला 40वीं कला। उसके पश्चात मंगल है 0 46 कला और 40वीं कला 00 46 40 0 46 कला 40वीं कला। उसके पश्चात है राहु। राहु का हमने उदाहरण में देखा था, कितने अंश का था, कितने कला कितने वी कला, अभी 2 मिनट पहले। 2 विकला आए थे आखिरी में। 120 कला अर्थात 2 अंश। तो राहु का विस्तार यहाँ आएगा 2 0 0 2 अंश 0 कला 0वीं कला। वैसे आगे गुरु का 1 अंश 46 कला 40वीं कला। और शनि 2 अंश 6 कला 40वीं कला 2 6 40। और अंत में सबसे अंत में बुध आएगा 1 अंश 53 कला 20वीं कला 1 अंश 53 कला 20वीं कला। सब एक के नीचे एक लिखे हैं हमने। तो अभी फटाफट से इन सभी 9 ग्रहों की जो विस्तार है उसका जोड़ कौन करेगा। 60वीं कला बराबर 1 कला और 60 कला बराबर 1 अंश, इसकी टोटल करनी है। देखिए जरा गति से कौन टोटल कर सकता है। उसका गणित यही है कि 60वीं कला बराबर 1 कला और 60 कला बराबर 1 अंश। कितनी होती है टोटल। वी कला तो 240 है। उसको आपको कन्वर्ट करना होगा 60 से। साठवीं कला बराबर 1 कला और 60 कला बराबर 1 अंश। बहुत बड़ा गणित नहीं है। क्या हो रहा है।
ठीक है, अभी इसकी टोटल अभी हम नहीं करते हैं। आपके गृह पाठ में मान लीजिए और सत्र के बाद इसकी टोटल करके समूह पे डाल दीजिए, कितनी आती है पता चलेगा। हम आगे बढ़ते हैं, अभी वो टोटल का विषय बाजू में रख दीजिए। हमारा दिमाग अभी खाली करिए, आगे यह 249 का जो चार्ट है उसे समझने के लिए हम अपना दिमाग लगाएंगे। ये जो सारी बातें अभी हम देख रहे हैं, तो ये सारी यानी ग्रहों के जो हमने विस्तार देखा वो छोड़ दिया, तो बाकी सारी चीजें हमने पहले सीख ली है। कला विकला अंश ये सब सीखा हुआ है, एक राशि कितने अंश की, एक नक्षत्र कितने अंश और कला का, ये सब सीखा हुआ है। हम आगे चलते हैं। प्रत्येक नक्षत्र में प्रत्येक ग्रह का अंश कला विकला के भाग दिए गए हैं, जिन्हें उप नक्षत्र स्वामी कहा जाता है। जिस प्रकार से प्रत्येक महादशा में अंतरदशा होती है, उसी प्रकार से नक्षत्र में उप नक्षत्र स्वामी होते हैं। महादशा का सत्र अगर याद हो तो हर महादशा में अंतरदशा जो होती है, तो जिस ग्रह की महादशा है उसी ग्रह की सबसे पहली अंतरदशा होती है। उसके बाद केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध के क्रम में ही वह आगे चलती है। वैसे ही नक्षत्र के स्वामी भी जो ग्रह होता है उसी ग्रह का उप नक्षत्र स्वामी पहले रहेगा और उसके बाद क्रम में वह आगे बढ़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि केतु के स्वामित्व वाले जो नक्षत्र हैं, अभी आपको याद है केतु के स्वामित्व वाले नक्षत्र कौन है? अश्विनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्र हैं जिसका स्वामी केतु है। तो इसके उप नक्षत्र स्वामी अगर निकालने होंगे तो सबसे पहला उप नक्षत्र स्वामी इन नक्षत्रों का केतु रहेगा। उसके बाद केतु के बाद के जो क्रम में ग्रह है वो आएंगे, केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। इसी प्रकार से शुक्र के स्वामित्व वाले नक्षत्र कौन है? भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। ये 3 नक्षत्र हैं। इनके अगर उप नक्षत्र स्वामी निकालने होंगे तो इन तीनों नक्षत्रों के उप नक्षत्र स्वामी में सबसे पहला उप नक्षत्र स्वामी यह शुक्र का होगा, क्योंकि इन नक्षत्रों का स्वामी शुक्र है। और उसके पश्चात क्रम जो है उस क्रम में आगे बढ़ेगा। इस प्रकार प्रत्येक नक्षत्र के आरंभ में स्थित उप नक्षत्र स्वामी उस नक्षत्र का स्वामी होता है और फिर उप नक्षत्र स्वामी एक पंक्ति में क्रम में आते हैं। हमने देखा कि ये हर नक्षत्र के 9 उप विभाग होते हैं जिसे उप नक्षत्र स्वामी कहते हैं। कुल नक्षत्र कितने होते हैं? 27। अभी ये हर नक्षत्र के 9 भाग करते हैं, तो कुल कितने भाग होने चाहिए? तो 27 गुणा 9, तो कितना आएगा? 27 243। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति के जो ये चार्ट दिया है उसमें तो 249 नंबर लिखा है। अगर हर नक्षत्र के 9 भाग करते हैं तो 27 नक्षत्र के 9 भाग तो 243 होने चाहिए। 249 कैसे हो गए? ये 6 भाग कैसे बढ़ गए? हम ये थोड़ा सा देखेंगे कि ये कैसे संभव हुआ है। तो वास्तव में 243 होने चाहिए, लेकिन है 249। तो ये किस कारण से 6 की वृद्धि हुई है? इसके लिए वो जो 12 पन्नों का चार्ट जो दिया है उसका प्रिंट आउट निकाला है, वो प्रिंट आउट आपके सामने लीजिए। पहला पन्ना देखिए, पहले पन्ने पर ऊपर मेष राशि लिखा है और उसके बाद उप नक्षत्र स्वामी की बेरीज कोष्टक ऐसा है, जिसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला जो कॉलम है उसमें 1 से लेके नीचे 29 तक 1 से लेके 22 तक के क्रमांक हैं। 1 से लेके 22 तक दिख रहा है सबको? मेष राशि पहला पन्ना 1 से लेके नीचे 22 तक लिखा है। 22 के आगे मंगल रवि और राहु लिखा है। मंगल रवि और राहु लिखा है। ये राहु यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पर मेष और वृषभ इन दोनों राशि की संधि है और इस संधि पर राहु जो उप नक्षत्र स्वामी है उसका विभाजन हुआ है।
क्योंकि यहाँ नक्षत्र का विभाजन होता है 2 राशियों में, तो उस विभाजन में राहु का विभाजन हुआ है। और पन्ना क्रमांक 2 देखेंगे वृषभ में, तो उसमें सबसे पहला यानी 21 क्रमांक का जो कॉलम है उसमें भी राहु आया है, यानी राहु 2 बार आया है। एक राहु की जितना विस्तार है उसको यहाँ पर विभाजित होने के कारण यहाँ पर वह 1 क्रमांक बढ़ा है। ऐसे ही राहु कुल 3 बार उसकी वृद्धि हुई है। एक तो है वो बता देता हूं मैं, राहु की 3 बार और चंद्र की 3 बार, ऐसे वो बड़ी है। हाँ, एक तो 22 और 23 नंबर के पृष्ठों पर आएगा, दूसरा आएगा 105 और 106 पर, और तीसरा आएगा 188 और 188 और 189 पर। ये राहु 3 बार उसके संधि पे आया है 2 राशि के, इसलिए उसका विभाजन हुआ है और एक संख्या बड़ी है। वैसे चंद्र भी पृष्ठ क्रमांक यानी मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन, इसमें भी 3 बड़े हैं, तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राहु और चंद्र के विभाजन के कारण 6 संख्या बड़ी है, इसलिए 243 के बदले 249, ऐसे 6 बड़े हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो चार्ट को कैसे देखना, कैसे पढ़ना, यह हमें पता होना चाहिए। यह हम अगर अच्छे से सीख लेते हैं तो बहुत ही आसान होगा प्रश्न कुंडली को देखना और उसके उत्तर ढूंढना, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति का मुख्य आधार है उप नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी। तो ये उप नक्षत्र स्वामी कैसे ढूंढना और उप नक्षत्र स्वामी कैसे ढूंढना, यह 12 पन्नों के चार्ट से हम सीख सकते हैं। यह चार्ट हमें अच्छे से देखने के लिए आना चाहिए। तो सबसे पहले वो चार्ट हम हाथ में लेते हैं, जिसका पृष्ठ क्रमांक 1 जैसे बताया कि ऊपर राशि के नाम लिखे होंगे, 12 पन्नों पर 12 राशि के नाम होंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि के 12 पन्ने। और हर पन्ने पर देखेंगे तो DGMNSS ऐसा लिखा है आरंभ में, अर्थात डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स, अर्थात अंश, कला, विकला। उसमें DGMNSS2, DGMNSS यानी इस अंश कला विकला से इस अंश कला विकला तक का जो विस्तार है वो किसके अधिपत्य के अंदर आता है, वो यहाँ लिखा है। अभी हम मेष में देखते हैं पहले ही पन्ने पर। तो क्रमांक यानी आरंभ जो होता है वो 0 अंश 0 कला 0 विकला से 2, 0 अंश 46 40, 0 अंश 46 कला 40वीं कला तक कौन स्वामी है, तो नीचे क्रमांक 1 लिखा है और उसके साथ लिखा है मंगल, केतु, केतु। इसका स्वाभाविक अर्थ होता है कि मेष राशि का स्वामी मंगल, पहला नक्षत्र उसका नक्षत्र का स्वामी केतु, और जिस नक्षत्र का स्वामी होता है उसी स्वामी का उप नक्षत्र स्वामी पहला होता है। इसलिए 0 अंश 0 कला 0 विकला से 0 अंश 46 कला 40वीं कला तक उसका स्वामी कौन, मंगल राशि स्वामी, केतु नक्षत्र स्वामी और केतु उप नक्षत्र स्वामी। उसके नीचे ही 0 अंश 46 कला 40वीं कला 2, आगे आप देख सकते हैं ना, 3 अंश 0 कला 0 विकला, वहां तक किसका अधिपत्य है, तो क्रमांक 2 लिखा है मंगल, केतु, शुक्र। मंगल राशि स्वामी, केतु नक्षत्र स्वामी और शुक्र जो है वो उप नक्षत्र स्वामी। हम उदाहरण देखते हैं, जरा आप उदाहरण के लिए मुझे बताइए कि कोई ग्रह मान लो मेष राशि में 10 अंश 15 कला और 27वीं कला पर है। आप नोटबुक में लिखिए, मेष राशि 10 अंश 15 कला और 27वीं कला। यहाँ पर राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी कौन होगा, अभी मैंने बताया उस हिसाब से देख के बताइए। 8 नंबर के लाइन में आएगा मंगल, केतु और शुक्र, शनि। शनि अभी जो 10-11 लोग हैं अभी इस सत्र में,
इसमें से किसी को अगर ये ध्यान में नहीं आया है तो कृपया अनम्यूट करके बताइए, तो मैं थोड़ा और विस्तार से इसको बताने का प्रयास करूंगा। क्या सभी को ये ध्यान में आया है? नहीं आया है तो फिर से एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि ये ध्यान में नहीं आएगा तो आगे हम कुछ भी ठीक से समझ नहीं पाएंगे। क्या सभी को ध्यान में आया? ठीक है, चलो और एक ये उदाहरण देखते मतलब हैं। जी, ये जो है आपने 10 अंश 15 कला 27वीं कला, मतलब हमें देखना है कि यहाँ जो दिया है 9 8वें क्रमांक पे 9 अंश 20 20 कला कला और शून्य। शून्य हाँ, 0वीं कला से लेके 11 अंश का है, तो उसके बीच में हाँ, ये आता है तो वही आएगा। हाँ, 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 एकदम परफेक्ट। उसके जो भी विस्तार यहाँ दिया है 8 क्रमांक का, उसके विस्तार में यह आता है, तो जो भी रहेगा 8-20 से लेके 11-25 तक, 11-26 तक जो भी आएगा तो उसका यही रहेगा, मंगल केतु शनि। स्पष्ट हो रहा है? ये उप नक्षत्र का स्वामी का है। अब हम आगे देखते हैं उप नक्षत्र स्वामी, सब लॉर्ड, यानी कृष्णमूर्ति पद्धति के जो पुस्तक कृष्णमूर्ति मूर्ति जी ने लिखे हैं, 6 ग्रंथ लिखे हैं जिसे कृष्णमूर्ति रीडर्स कहते हैं। तो ये रीडर्स में उन्होंने लिखा है कि नक्षत्र स्वामी, उसे नाम दिया है स्टार लॉर्ड, उप नक्षत्र स्वामी को कहा है सब लॉर्ड, और उप नक्षत्र स्वामी को कहा है सब लॉर्ड। तो अब हम उप नक्षत्र स्वामी ढूंढते हैं इसी का 10 अंश 15 कला और 27वीं कला। अभी हमने 8 क्रमांक को देखा, तो 8 क्रमांक का विस्तार कितना है? तो 9 अंश 20 कला 0वीं कला से 11 अंश 26 कला 40वीं कला तक का वो विस्तार है। हमने 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र है, उसके 9 भाग कैसे होते हैं? तो हर ग्रह के महादशा के जितने वर्ष हैं उसके अनुपात में ये 9 भाग किए हैं। तो यहाँ पर भी जो 9वां भाग है उसी को भी हर ग्रह के महादशा के जितने वर्ष हैं 120 के अनुपात में, उसी अनुपात में उसको उप नक्षत्र स्वामी को भी उप नक्षत्र में उसी अनुपात में उसका विभाजन किया है। तो 8 क्रमांक का जो 9 अंश 20 कला 0वीं कला से 11 अंश 26 कला 40वीं कला तक का जो 8वां क्रमांक है, जिसका स्वामी मंगल केतु शनि है, उसी रेशा में आगे देखेंगे तो हमें दिखाई देगा 9 अंश 40 कला 3वीं कला, और उसके नीचे लिखा होगा शनि। दिख रहा है सबको? मैं आशा करता हूँ दिख रहा होगा उस चार्ट में। तो हमारा जो प्रश्न का है 10 अंश 15 कला वी और 27वीं कला, तो उसी रेशा में हम आगे आगे चलते जाएंगे तो हमें दिखाई देगा। एक तो आएगा ये शनि के बाद 9:58, यानी ये जो समय दिया है वो समाप्ति का है। यानी फिर आरंभ का समय क्या होगा? तो 8वें क्रमांक में 9 अंश 20 कला 0वीं कला ये आरंभ का हुआ, और समाप्ति का जो होता है उप नक्षत्र स्वामी का वो 9 अंश 40 कला 3वीं कला पर शनि का उप नक्षत्र स्वामी समाप्त होता है। उसके बाद बुध है उप नक्षत्र स्वामी, तो उसकी भी समाप्ति काल है 9 अंश 58 कला 0वीं कला। तो ये बुध का आरंभ का समय क्या होगा? आरंभ की स्थिति क्या होगी? तो शनि की जो समाप्ति के जो समय है वह बुध का आरंभ का समय होगा। उसी प्रकार उसके बाद केतु का उप नक्षत्र स्वामी है, वो 10 अंश 5 कला और 23वीं कला पर समाप्त होता है। तो फिर केतु का आरंभ का समय क्या है? आरंभ की स्थिति क्या आएगी? तो बुध की समाप्ति जो होती है वही केतु का आरंभ बिंदु होगा। अब हमारा प्रश्न है 10 अंश 15 कला 27वीं कला, ये कहाँ पर आएगा? अभी कौन बताएगा? उसका शुक्र। उप नक्षत्र स्वामी शुक्र शुक्र आएगा, में। क्योंकि शुक्र। हाँ, क्योंकि वो 10 अंश 26 कला और 30वीं कला पर समाप्त होता है, और आरंभ होता है 10 अंश 5 कला और 23वीं कला पर। अर्थात केतु की समाप्ति के बाद शुक्र आरंभ हो जाता है, और शुक्र समाप्ति के पहले ही अपना ये 10 15 27 आता है। तो अभी हमने जो प्रश्न पूछा था कि उस समय पर कार्येश ग्रह कौन है? तो राशि स्वामी मंगल, नक्षत्र स्वामी केतु, उप नक्षत्र स्वामी शनि और उप नक्षत्र स्वामी शुक्र आएगा। क्या अभी आपको ये चार्ट देखना ध्यान में आ रहा है? हाँ। तो ये चार्ट अगर आप सीख गए
तो यह हमारे कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत आसान काम हो जाता है देखने का। ये 249 का जो चार्ट है, जो अगर हम अच्छे से इसको ध्यान से सीख पाए तो आगे हमारा बहुत आसान होगा। हमने जो प्रश्न कुंडली एलएसआरडी देखना आरंभ किया था, जिसमें उदाहरण देखना था, तो उदाहरण में हमें उसके नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी ढूंढने थे। वो कैसे ढूंढेंगे? तो ये 249 के चार्ट से हम ढूंढ सकते हैं। तो अभी ये आज का सत्र जो था, ये 249 का चार्ट हमें देखना सीखना था। यह सीख लिया है तो अगले बुधवार के सत्र से हम एलएसआरडी का सत्र फिर से आरंभ करेंगे, जिसमें हमें उदाहरण लेने थे कि कुछ मिनटों में घटित होने वाली घटना, कुछ घंटों में घटित होने वाली घटना, दिन भर में घटित होने वाली घटना, महीने भर में घटित होने वाली घटना और वर्ष भर में या उससे भी अधिक समय में घटित होने वाली घटनाओं का हम कुछ उदाहरण लेंगे। उस उदाहरण को देखने के लिए, सीखने के लिए हमें नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी भी देखना आवश्यक होगा। तो वो कैसे देखा जाएगा? तो ये 249 के टेबल से देखा जाएगा। इसलिए आज हमने ये 249 का टेबल देखा है। फिर भी किसी को अगर ध्यान में नहीं आया है, क्योंकि समय अभी समाप्त होने आया है, फिर भी किसी को ध्यान नहीं आता है, तो हम अगले सत्र के आरंभ में फिर से इसका गति से इसका अभ्यास फिर से करेंगे, जो 5-10 मिनट में होगा। और फिर भी ध्यान में नहीं आएगा तो इस सत्र की वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो भी आपको ये 249 के चार्ट को देखने के लिए हमने जो उदाहरण लिए थे वो समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि कुछ ये 249 का चार्ट देखने के लिए आपको कुछ गृह पाठ दिया जाए। तो ये गृह पाठ आप अगर करते हैं तो ये 249 का चार्ट देखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कृपया आप गृह पाठ लिख लीजिए, मैं बताता हूँ। अगले बुधवार के पहले आपको मैं अभी कुछ राशि के नाम, अंश कला, विकला बताऊंगा। उसमें मुझे आप बताएंगे कि इसका राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी कौन होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए वृषभ, 4 अंश, 18 कला और 22 विकला। वृषभ 4, 18, 22। उसके बाद है मिथुन। मिथुन में आप लिखिए 19 अंश, 2 कला, 6 विकला। 19 अंश, 2 कला, 6 विकला मिथुन में। उसके बाद कर्क, कर्क में आएगा 12 अंश, 6 कला और 41, 41 विकला। 12, 6, 41 कर्क में। उसके बाद आएगा सिंह राशि। सिंह राशि में 17 अंश, 19 कला, 0 विकला। 17 अंश, 19 कला और 0 विकला। अब कन्या राशि, कन्या राशि में लिखिए 19 अंश, 40 कला और 0 विकला। 19, 40, 0 कन्या में। उसके बाद लिखना है तुला। तुला राशि में आपको लिखना है 15 अंश, 11 कला, 11 विकला। 15, 11, 11। उसके बाद है वृश्चिक। वृश्चिक में लिखिए 29 अंश, 10 कला, 12 विकला। 29 अंश, 10 कला, 12 विकला। उसके बाद धनु राशि। धनु राशि में लिखिए 0 अंश, 45 कला और 40 विकला। 0 अंश, 45 कला और 40 विकला। उसके बाद मकर राशि। चौबीस अंश, 5 कला, 4 विकला। 24 अंश, कुंभ राशि। कुंभ राशि में लिखिए 19 अंश, 53 कला और 47 विकला।
19, 53, 47 और अंत में मीन। मीन का लिखिए 10 अंश 12 कला 13 विकला। 10, 12, 13 11 ग्रह पाठ दिए हैं। यह अगले बुधवार तक आपको सॉल्व करना है, वो 12 चार्ट के सहयोग से, उसकी मदद से, और समूह पर डाल देना है। मुझे जैसे समय मिलेगा तो मैं उसे देख लूंगा, और वो देखने के पश्चात ध्यान आएगा कि यह 249 का टेबल आपको देखना ध्यान में आया है या नहीं आया है। उस हिसाब से अगला सत्र हम निश्चित करेंगे कि क्या विषय लेना है। तो अभी जो भी 9, 10, 11 लोग जो भी जुड़े हैं, वो सारे लोग अपना यह गृहपाठ पूरा करेंगे। शांति मंत्र लेते हैं। अंतिम 1 मिनट बचा है। अगर कुछ पूछना है तो आप समूह में पूछ सकते हैं। शांति मंत्र एक सुझाव है खाली के, ये होमवर्क है ना, वो आपको पर्सनल पे डालें, समूह में नहीं डालें, नहीं तो कोई देख लेगा तो उसको फिर सीधा चेक कर लेगा। पर्सनल में आपको दे। हाँ। जवाब जो है गृहपाठ का वो व्यक्तिगत भेजिए, केवल समूह पर डाल दीजिए कि मेरा गृहपाठ हो गया। ठीक है, इतना समूह पर डालिए, लेकिन जवाब जो है वो व्यक्तिगत भेज दीजिए। शांति पाठ कौन देगा? प्रीति जी, प्रीति बहन है आज? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरिओम। हरिओम, धन्यवाद। धन्यवाद। हरि ओम, धन्यवाद।